सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं पुलवामा में जिस तरीके से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ है। बता दें पुलवामा में 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लों जुड़े हुए हैं भटिंडा से और साथ ही साथ एम श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ रहेंगे। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी एम श्रीवास्तव जी की आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जितने भी जवान हैं भारत की रक्षा करते हैं लेकिन उनकी खुद की सुरक्षा में चूक रह जाती है, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए ऐसा है, ये जो हुआ बड़ी दुखद घटना थी और ये कहीं कुछ कैसे हुआ ये कहना हमारे लिए यहाँ पर मुश्किल है। सुरक्षा समितियां जांच कर रही हैं, लोग भेजे गए इन्वेस्टिगेशन की, कहाँ ये लैब्स थी या उन लोगों ने कहीं ऐसे जैसे 3-5 करके घुस लिए, क्योंकि ये आतंकवादी जो हैं ये जरूर मौका ढूंढते हैं, कहीं उनको 1 सेकंड के मौका मिले तो घुस जाते हैं गाड़ी लगा के। और ये जरूर जो सिविल व्हीकल जो अलाउ किया है ये गलत काम हुआ है, कैसे भी हुआ है, चाहे ये एक्सीडेंटल हुआ है चाहे ये किसी हुआ, इसकी तो जांच हो रही है। और जो लोग अगर जानबूझ के हुआ है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन होगा, बट ये गलत हुआ है। जी यहाँ पर हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह भी हैं। दर्शन जी, आपने कहा था कि हमें एक डिप्लोमेटिक स्टेप भी लेना होगा, जिस तरीके से अरुण जेटली ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड स्टेट का दर्जा जो है पाकिस्तान से वापस ले लिया जाएगा, इस तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा। क्या इन सब से सिर्फ भारत का ये स्टेप जो है काफी होगा? जबकि अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड आतंकवाद का जो नजरिया है आतंकवाद को लेकर, वही अपने आप में क्लियर नहीं है। देखिए, पहले तो सबसे पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो हमने दे रखा है तो वो देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने नहीं दिया तो हम उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना बेफिजूल है, क्योंकि वो कभी भी हमारी शांति वार्ता को रेसिप्रोकेट नहीं करते। हमने सीज फायर डिक्लेयर किया रमजान में, उन्होंने वो भी तोड़ा। तो पाकिस्तान किसी भी कमिटमेंट पे कभी रुकता नहीं है और ना कभी रेसिप्रोकेट करता है। इमरान खान जी जो मर्जी बोलते रहें, पर उनके पीछे जो जुबान है, जो कार्यशाली है, वो सारी सेना की होती है। तो इसलिए ये चीजें वहाँ बस चलाना और ये चलाना बेफिजूल है। वो जब तक कोई बातचीत से माहौल नहीं है उस चीज का, तो क्या फायदा है ऐसी डिप्लोमेसी का जिससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। इंटरनेशनल फोरम पे वो फर्जी फोटोज देके हमें बदनाम करता है और उसके बाद वो एक्सपोज हो जाता है। जो फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स है फंडिंग की, उसने भी उनको पकड़ लिया कि जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आया वो टेररिज्म में डाइवर्ट कर दिया। तो हर तरह से पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, तो हम उसको कैसे गले लगाएं जब वो हमारे जवानों के साथ ये कर रहा है, उनके सिर काट के भेजता है। बॉर्डर एक्शन टीम अंदर आती है और इस तरह से हमले आतंकवादियों से देश के अंदर करवाए जाते हैं। तो हम किस तरह की डिप्लोमेसी करना चाहते हैं उनसे? जी एम श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर हम इंटरनेशनल प्रेशर की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं आतंकवाद को लेकर, तो आतंकवाद के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर बाकी कंट्रीज के अंदर ही जो उसकी डेफिनेशन है वही क्लियर नहीं है। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी मीडिया की, तो पश्चिमी मीडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि एक सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया है, गनमैन ने अटैक किया, वहां पर उनको टेररिस्ट जो है मेंशन नहीं किया जाता है। इसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, चाहे आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल करें, गनमैन ने किया है या सुसाइड बॉम्बर ने किया है, इट इज टेररिज्म, दे आर टेररिस्ट। ठीक है, ये कोई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने से नेचर ऑफ एक्ट नहीं बदलता है, समझे आप? जी, चाहे आप टेम्पल बोलिए चाहे मंदिर बोलिए, अगर अंग्रेजी और हिंदी में कहने से स्ट्रक्चर तो वही हुआ ना। जी, लेकिन यहाँ पर आतंकवाद की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, इसलिए शायद भारत अपना स्टैंड जो है बाकी दुनिया के साथ नहीं रख पाता है। नहीं, ऐसा है कि देखिए आतंकवाद के तरीके बदलते रहे हैं। पहले कोई लोग बम छोड़ते थे, पहले कोई, अब गनमैन आते हैं, अब अभी सुसाइड बॉम्बर शुरू हो गए। तो जो तरीका बदल रहा है, इसलिए शायद नए नए वर्ड इजाद नहीं हो पा सकते हैं, लेकिन आतंकवाद है। जैसे जीनोसाइड ही है, चाहे किस तरह किया जाए, ठीक है, चाहे तलवार से मारिए, पुराने जमाने में तलवार से करते थे, आजकल गोलियों से मारते हैं या बम छोड़ते हैं, मिसाइल स्ट्राइक करते हैं। तो टेररिज्म इज टेररिज्म, और इसको घुमाना चाहे वर्डों से तो वो बेकार की बात है। जैसा है, देखिए इजराइल में जैसे है, इजराइल वालों ने किया है, हमस को मारने के लिए किस तरह वो करते हैं, वो हमस चाहे जिस तरह करे लेकिन उसको है वो खत्म करते हैं। उसी तरह हमने ये देखना है कि हम एक ऐसा मेजर लें कि हम
नो क्वेश्चन ऑफ एनी लीनियंसी, नो क्वेश्चन ऑफ एनी इमोशनल, नो क्वेश्चन ऑफ एनी वोट बैंक पॉलिटिक्स। सीधा मारना है और सीधा घुस के मारना है, और जिससे कि उनको ये पता रहे कि ये काम, ये टैक्टिक्स काम नहीं चलेगी। जी कर्नल साहब, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर मोदी साहब ने बोला है कि बहुत हो चुका है, अब उन्होंने पूरी छूट सेना को दे दी है। अब सेना की तरफ से क्या कुछ स्टेप लिया जा सकता है, किस तरीके से, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी? देखिए, ये तो हम बार बार कहते हैं कि सेना को छूट दे दी गई है, सेना को छूट दे दी गई है। दूसरी तरफ सेना के ऊपर में FIR दर्ज हो जाती है छोटी छोटी चीजों के लिए, इंडिविजुअल केसेस में भुगतना पड़ता है। एक मेजर साहब के ऑफिस फादर को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा FIR क्वेश्चन करने के लिए, जो मेजर पे बाय नेम हो गई थी। तो कहने की बात है कि सेना को छूट दी गई है, और वहां पे क्या है कि हर छोटी मोटी बात पे, जब वहां पे सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, और जिनमें मोदी साहब की पार्टी भी साथ में पार्टनर थी, तो सेना के ऊपर में FIR हो रही थी। तो जब ऐसा मनोबल गिराने वाली बातें होंगी तो सेना को क्या छूट मिलेगी वहां पे? तो छूट वाकई जो लोकल कमांडर्स को होनी चाहिए, मौके के हिसाब से हथियार को यूज करने की, और वहां पे जो भी रिएक्शन इमीडिएटली करना है वो करना चाहिए एक तरफ। दूसरी तरफ जो लीडर है वो लगातार बयान दे देती है वहां पे। अभी जो PDP की महबूबा मुफ्ती है, एक्स प्राइम चीफ मिनिस्टर है वहां की, वो मिलिटेंटों के घर जाती हैं और उनको वहां के बेटे बताती हैं। अगर लीडर लोग जो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन पे रहे हैं और सेना को फ्री हैंड कैसे लेने देंगे? वो कभी नहीं देने देंगे। और सबसे ज्यादा तो साउथ कश्मीर है, जहाँ की वो खुद है, जहाँ से उनकी पार्टी मेजोरिटी में है। दूसरी तरफ आप सेना के जवान वो देखिए जो जिन पे आज ठीक है गलती निकाल सकते हैं कि रोड ओपनिंग पार्टी से गलती हुई। रोड ओपनिंग पार्टी की मैं ड्रिल आपको बताता हूँ। वो जवान अपनी बैरक से सुबह तैयार होकर, बूट पहन के, अम्यूनिशन लेके, राइफल लेके 5:30-6 बजे निकल जाता है। वो पैक लंच लेके जाता है, पैक ब्रेकफास्ट लेके जाता है, सारा दिन वो पोस्ट पे रहता है, और रात को जब 6 बजे वाइंडिंग अप होती है तो रात को 7-8 बजे आके वो बैरक में खाना खाता है, और ये रूटीन होता है उसका पूरे 30 दिन। तो इस चीज में इतना प्रेशर होता है उन लोगों के ऊपर। हजारों गाड़ियां वहां से जाती हैं, मेन हाईवे है, तो छोटी मोटी चूक जो हो सकती है कि कोई एक गाड़ी मिस हो गई हो, तो सुसाइडल बॉम्बर जो होता है वो खुद मरने के लिए तैयार होता है, और जो आदमी खुद मरने के लिए तैयार होता है वो कुछ ना कुछ डैमेज कर जाता है। हाँ, अगर हम अलर्ट होंगे, हमारी सिक्योरिटी ड्रिल टाइट होगी, हम उसको रोकेंगे। जैसा कि बटवारा गेट जो श्रीनगर कंटोनमेंट का गेट है, मेरे टाइम में 2 बार रोका गया अटैक, तो हम उस डैमेज को मिनिमम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर ड्रिल हमारी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, रोड ओपनिंग पार्टी के कॉन्वॉय ड्रिल फॉलो करेंगे, तो हम ऐसे हमलों को जो उनकी तादाद भी कम कर पाएंगे और डैमेज भी कम कर पाएंगे। मैं ये सवाल जानना चाहूंगी यहाँ पर, अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने साफ साफ कहा दर्शन सिंह जी कि इसमें पाकिस्तान का खुद का कोई रोल नहीं है, उसने अपने आप को दरकिनार कर लिया है। उनका ये कहना है कि लोकल आतंकवादी था, इसमें पाकिस्तान का कहीं से कोई रोल नहीं। अगर हम बात करते हैं पहले, अगर हम बात करें यहाँ पर, कुछ ही समय पहले आपको याद होगा कि एक हमला अमृतसर में हुआ था, जहां पर यहाँ पर एक धार्मिक काम चल रहा था, समागम चल रहा था, और उस दौरान जो है वहां पर हमला किया गया था, एक ग्रेनेड मिला था जिस पर पाकिस्तान की स्टैंप लगी थी। उसके बाद पाकिस्तान का आज ये कहना है कि उसका इसमें कोई रोल नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे एविडेंस अभी और भी मिलेंगे, अभी तो इनिशियल एविडेंस है जी। हाँ, जो लोकल सपोर्ट के बिना हमले नहीं होते, इसलिए वो लोकल जो यूथ का कोई ऐसा आदमी उन्होंने तैयार किया है जो आगे इसको अंजाम दे रहा था। पर जो बाकी एक्सप्लोजिव, क्या कश्मीर में इतना एक्सप्लोजिव कहाँ से आया है? ये सब बॉर्डर के अक्रॉस आ रहा है, और वही लोग तो उसको भेज रहे हैं वहां से। उन्हीं के आका वहां बैठे, अभी जब कॉल डिटेल, जब उनके इंटरसेप्ट निकले, अगर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है तो जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन वहां बैठे इसकी जिम्मेवारी क्यों ले रहे हैं? वो इस पे क्यों लगातार पूरा जो उनका टेरर ब्रिगेड है ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है और इसकी वीडियो शेयर कर रहा है? क्योंकि वहां पे सब एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। ये एक दिखाने का तरीका और है, एक फेस दूसरा दिखाया जा रहा है और किया और जा रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इतनी बदनामी हो चुकी है कि टेररिस्ट का जब भी लिंक निकलता है पाकिस्तान से निकलता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इंडिया हो या USA हो, तो लिंक पाकिस्तान में ही जाके खत्म होता है। तो इसलिए कोशिश करी जा रही है कि चेहरा जो हो लोकल हो, और उनके जो बाकी पीछे हैं जो बड़े आतंकवादी हैं, जो उनके हैंडलर हैं, वो पाकिस्तानी हो। FI 9/11 में हुआ था, हैंडलर वहां से होते हैं, डायरेक्शंस वहां से आती हैं, प्लान वहां से आते हैं। हाँ, लोकल लोगों को सिर्फ चेहरा बना के आगे किया जाता है।
जी, हमारे साथ संजय कौल जम्मू कश्मीर से एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। संजय कौल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल जानना चाहूंगी, क्या वहां के एक लोकल लड़के को अपने साथ शामिल करने के बाद उसको इस तरह से आतंकवादी कार्रवाई में शामिल करना क्या माना जाए? जैसे मोहम्मद का जो मोडस ऑपरेंडी है वो बदलता जा रहा है। मैम, पहले तो सबको मेरी तरफ से ये श्रद्धांजलि जो सारे शहीदों का दुख हुआ। आज मैं काम पे निकला तो वहाँ जिसके पास भी जाओ वो यही बोल रहा था कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका सिर के बदले सिर लेना चाहिए। दूसरी बात आपकी जो आपने ये लोकल बंदे का कहा, ये लोकल बंदे का काम नहीं है। वीडियो तो आप किसी का भी डाल दो। मैं आपके पास आना चाहूंगी एम श्रीवास्तव जी। यहाँ पर मोडस ऑपरेंडी की बात कर रहे हैं, काम करने का तरीका, आतंकवाद का तरीका जैश ए मोहम्मद ने बदला है। क्योंकि हम अगर बात करते हैं, जिस वक्त नए साल के बाद ये कहा जा रहा था कि कुछ आतंकवादी भारत में शामिल हुए हैं, पंजाब पहुंचे हैं, पंजाब में उनकी तलाश की जा रही थी और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा था कि वो एक बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि ये कोई लोकल एक्शन नहीं है, ये कोई ग्रुप एक्शन नहीं है, ये किसी कंट्री का जैसे, और इसमें तो पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इनकी प्लानिंग करना, इनको मैप सप्लाई करना, इनको आतंकवादी मटेरियल देना, ठीक है, कवर देना, ये सब जो है बारूद का है। एक आदमी अपने घर में बना सकता है, कभी नहीं। ये पाकिस्तान ओरिएंटेड एंड पाकिस्तान इंडिजिनल है। चाहे कोई कुछ भी कहे, ये तो डिप्लोमेटिक लेवल पे इंटरनेशनल कोई कंट्री ओन नहीं करता है, लेकिन सबको पता होता है कि कौन टेररिज्म फैला रहा है, कौन इसको प्रमोट कर रहा है, कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है। इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। और इसका जवाब जो है, कोई डिप्लोमेसी इसमें इन्वॉल्व होने की सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए जो इश्यूज हैं टेररिज्म के, अटैक के, ये जो है 1 to 1 सॉर्ट आउट होने चाहिए विथ फ्री हैंड टू द आर्म फोर्सेस को, और उनको जैसे चाहे, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जी, यहाँ पर संजय कौल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। संजय कौल जी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कुछ समय पहले देखने में आया था कि वहां के लोकल पुलिस वालों को आतंकवादी निशाना बनाते थे, उठाकर ले जाते थे, उनको टॉर्चर किया जाता था। वहां के जो लोकल लोग होते थे, उनके परिवार वालों को, जो वहां पे पुलिस में शामिल है या सेना में शामिल है, वहां के लोगों को, उनके परिवार वालों को परेशान करते थे, उनको उठाकर ले जाते थे, टॉर्चर किया जाता था, इस तरह की कार्रवाई करते थे। और उसके बाद इस तरह एक लोकल लड़के का शामिल होना, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? मैं दोबारा से यही कहता हूं कि मेरे को नहीं लगता कि लोकल में इतनी हिम्मत नहीं है, आज तक नहीं हुआ इतना बड़ा हमला। ये प्री प्लान्ड है, पाकिस्तान ट्रेंड और पाकिस्तानी बंदा था जो जिसने ये ब्लास्ट किया हुआ है, और जिसने लोकल में इतनी हिम्मत नहीं है। वो तो लोकल तो उन्होंने, एक लड़की ने कहा था उनको ट्वीट करके कि भाई आप अगर आप में दम है, लड़ना ही है तो आप खुले आके लड़ो ना, आप चोरी उठा के ले जाते हो और मार देते हो बंदे को, वो लड़ना नहीं हो गया ना। तो ये वो तो खुलेआम तो आते नहीं है। ये टोटल जो है पाकिस्तान का 101% सपोर्ट है, और पाकिस्तानी बंदा ही था। आप जो भी वीडियो आप चला दो कि ये वो किसने देखा, वो किसने लोड़ी का, वो प्रूफ है कि वो था, वो प्रूफ है ही नहीं। इट इज बिकॉज द गाय हु इज फ्रॉम पाकिस्तान ओनली, जिसने ये ब्लास्ट किया हुआ है। कश्मीरी में इतना दम नहीं है, वो तो ये 1947 से चला आ रहा है इनका। जी जी, कर्नल साहब, आप कितने सहमत है इस बात से? देखिए, एक आदमी की इन्वॉल्वमेंट से हम इसे लोकल एक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक आदमी का काम है ही नहीं। जी। दूसरा, अभी फॉरेंसिक जांच और जहां पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन वगैरह होनी है, बहुत सारे क्लूज वहां से निकल के आएंगे। हाँ, उसमें बहुत सारी बातें, हमें पीछे हैंडलर कौन है, कैसे ये केस हुआ, सब पता लगेगा। तीसरा, जैश ए मोहम्मद ने एक अपना प्लान जरूर चेंज किया है।
अभी उनका टारगेट है लोकल लोगों को रिक्रूट करना, खासकर पढ़े लिखे लोगों को रिक्रूट करना। इसके लिए वो खासकर उन छात्रों को टारगेट कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ते हैं। पंजाब में जो मूसा नाम का आतंकवादी आया था, पठानकोट में अटैक हुआ, उनका भी ये टारगेट था। यहीं की एक यूनिवर्सिटी ने उन स्टूडेंटों को इन्वॉल्व किया जो यहाँ पढ़ रहे थे। तो इसलिए बहुत कोशिश करते हैं वो कि लोकल को इन्वॉल्व किया जाए और यूथ को लाने की अभी एक उनकी पॉलिसी है, क्योंकि बाकी अभी फेल हो गया है। तो खासकर बहुत यंग लड़के 16-18 साल के लड़के जो हैं, जिनको अभी समझ भी नहीं है कि जिंदगी है क्या, वो उन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि उनको धर्म के नाम पे जल्दी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जिहाद के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो उनको लाने की ज्यादा कोशिश अभी जैसे मोहम्मद की हो रही है, जिसपे हमें जरूर कुछ ना कुछ सेफगार्ड लगाने पड़ेंगे। जी श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी कि यहाँ पर ये भी इनपुट्स आ रहे थे कि अफजल गुरु की बरसी का वक्त है, उस समय ऐसे इनपुट्स आ रहे थे कि ऐसा बड़ा हमला हो सकता है, बिना सेंसिटाइज किए कहीं पर किसी को डिप्यूट ना किया जाए, ड्यूटी पर ना भेजा जाए, इतने बड़े इनपुट्स आए थे। क्या कहे कि उन इनपुट्स को सही से समझा नहीं गया है? नहीं, देखिए, ये इस तरह के इनपुट जो है एक स्टेट में हर जगह करना बड़ा मुश्किल है। इनपुट ऐसे वेग इनपुट आते हैं, ठीक है। क्या आप लोगों का मूवमेंट रोक देंगे? क्या लोगों का छुट्टी जाना रोक देंगे? क्या मार्केट बंद कर देंगे 365 डेज? कभी ऐसा नहीं होता है, और ऐसा करने से उन लोगों का एम अचीव हो जाता है। वैसे भी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, समझे आप। अगर स्पेसिफिक इनपुट हो तो ठीक है, वैसे तो पता है कि पाकिस्तान किसी टाइम हमला कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के इनपुट आने जो अगर वेग इनपुट हैं तो 100% श्योरिटी नहीं ली जा सकती, और 100% इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? कोई कहता है कि साहब जैसे कई दफा इनपुट आए थे कि हो सकता है कि स्काई लैब गिर जाए, हो सकता है कि मीटरॉइड गिर जाए, तो क्या कंट्री का इवैक्यूएट हो जाएगा? कैसे हो सकता है? तो ये लोगों को ये जो हाइंडसाइट में जो बहुत से होते हैं पत्रकार लोग, बहुत से लोग बाद में पब्लिक शुरू कर देती है, साहब ऐसा होना चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा होना चाहिए था। ये सब जो है ना, ये मीडिया में अपने को फैलाने की है, अपने की इंपॉर्टेंस लेने की है, बट ये बेकार की बातें। जी संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी कि अगर बात करते हैं कश्मीर की जनता की, कश्मीर की जनता शांति चाहती है, अमन बहाली की बात करती है, और साथ ही साथ इस तरीके से आतंकवाद को झेल रही है। पाकिस्तान का इसमें बड़ा हाथ कहा जाता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं युवाओं की, किस तरह से युवाओं के अंदर इसमें गुस्सा देखा जा रहा है इस हमले के बाद? मैम, युवाओं को गुस्सा इतना है मैम कि आज अगर आप जम्मू देखेंगे, जम्मू में हालत मतलब हर घर में कोई जिस घर में जाओगे आप, वहाँ बंदे रो रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। श्रीनगर में भी ऐसा ही हाल है। सब कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला, ये जो ब्लास्ट हुआ है, जो टोटल 101% पाकिस्तान क्रिएटेड है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, और इसमें जो महबूबा मुफ्ती जो सपोर्ट करती है पत्थरबाजों का, जो फारूक अब्दुल्ला कभी कश्मीर में कुछ बोल देता है, किसी के बाप का है, और दिल्ली में कुछ बोल देता है। दिल्ली में पता है उसको जूते पड़ेंगे, लेकिन कश्मीर में कुछ बोल देता है। मॉब को इनका तो घर भरा हुआ है, सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, आम लोग मारे जाते हैं, सिक्योरिटी वाले मारे जाते हैं, उनके लिए भी सिक्योरिटी रखी हुई है। वो भी बेचारे कब तक हैं, कब तक नहीं है। इनको फ्री सिक्योरिटी इनकी खत्म कर देनी चाहिए। घूमो, इनका जो इनके पास मास्टर से, इसका फादर था फारूक अब्दुल्ला का, मास्टर ऑर्डिनरी टीचर था, अब करोड़ अरबपति है। कहाँ से आया ये सारा? जो इंडिया से पैसा गया वो इन्होंने खाया। वही वैसा ही महबूबा मुफ्ती थे जी। तो यहाँ पर ये आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक विल की, यानी पॉलिटिकल विल की कमी नजर आती है। अगर लेकिन पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान से सिर्फ भारत त्रस्त नहीं है, पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा है उससे सिर्फ भारत परेशान नहीं है, और साथ ही साथ अगर बात करते हैं पीओके के लोग जो है बेहद परेशान हैं, वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं अमन शांति की बहाली हो और साथ ही साथ तरक्की हो। लेकिन खुद अगर पाकिस्तान के हिस्से की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं, वहां पर भी हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान से हर कोई नाराज है।
बता दें हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं डीपी वत्स सांसद बीजेपी से, और साथ ही साथ नदीम अहमद जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, और दर्शन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर अटैक किया गया और उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए हैं। क्या वजह रही है इसकी, हमने इस पर बात की है। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर पॉलिटिकल विल की। तो हमारे सबसे पहले डीपी वत्सी आपके पास आना चाहूंगी कि पॉलिटिकल विल की बात कही जाती है कि पॉलिटिकल विल की कमी है जो इस तरीके से जम्मू कश्मीर को आतंकवाद झेलना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, जम्मू कश्मीर को जो आतंकवाद झेलना पड़ रहा है जी, वो एक सदम युद्ध है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। क्योंकि जंग ने अपना स्वरूप चेंज कर लिया है, तो ये एक ऑनगोइंग वार है। और ऑनगोइंग वार में एक हुआ है इंसिडेंट्स, जो पहले तो 44 जो सीआरपीएफ के सैनिकों को जान गंवानी पड़ी है, जो बलिदान हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों के साथ मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। और साथ में मैं अपने नेशन से कहता हूं कि हम अपने परिवारों के साथ खड़े हों जो शहीद जवान हैं। जैसे कि आज गृह मंत्री ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया, साथ में उनकी पूरी आर्थिक सहायता, उनको एक्स ग्रेशिया एम्प्लॉयमेंट फैमिलीज़ का। और ये वार है, वार हम बड़े धैर्य के साथ लड़ें। ये वैसे तो कश्मीर में ये ऑनगोइंग काफ़ी पुराना है, मगर 30 साल से बड़ा एक्टिव है। जो बीच में सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस दबा देते हैं, इसको कुचल देते हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो पूरी पावर्स दे दी हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और सेना को, टू एक्ट एट विल, सीइंग द सिचुएशन, टाइम एंड टाइम, और उसमें अपने विवेक से एक्शन लेने की, ये एक बहुत बड़ा कदम है। साथ में क्योंकि जो पाकिस्तान कर रहा है उसके आर्थिक हालात बहुत कमजोर हैं और उसको मोस्ट फेवर्ड स्टेटस। पहले पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं यहाँ पर वत्स जी की पॉलिटिकल विल नहीं है, इसीलिए जिस आप चीज को पुराना बता रहे हैं वो पुरानी चीज अब नासूर हो गई है। नदीम जी आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं कुछ ऐसा बोलना चाहूँगा। इस वक्त बहुत ही अफसोस का मकाम है हमारे लिए कि कल एक इतना बड़ा हादसा और इतना बड़ा सान्या हमारे मुल्क में पेश आया। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अब तक जो कुछ भी होता रहा है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी रही है, और गुज़िश्ता सरकारों की तरफ से उनकी जानिब से ऐसा कोई भी इक़दाम इस मामले को लेकर नहीं उठाए गए हैं जिस पर हम मजबूती के साथ पेश आ सके। लेकिन कल जो कुछ भी हादसा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर पूरी तरह से एक मजबूत लाहे अमल के तहत बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि आइंदा मुस्तकबिल में, फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं ना हो। पॉलिटिकल विल हमारी इससे ज़्यादा कमज़ोर और क्या हो सकती थी कि बार बार हमले हो रहे थे हमारे यहाँ, और हम लोग उन लोगों से ताल्लुकात बनाए हुए थे और MFN मुल्क बनाए हुए थे उसे, और हम उसके साथी थे, हम उससे व्यापार कर रहे थे, हमारा आना जाना था, बार बार अलग अलग दौर की बातचीत हमारी होती रही और हम इस कोशिश में लगे रहे। हम अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले लोग हैं। हमारी इस नियति को पाकिस्तान हमेशा कमज़ोर समझता रहा और उसकी जुर्रत और हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती गई, और हम यहाँ पर सिर्फ बातें करते रहे, मुलाकातें करते रहे। आज नौबत इस तरीके की आ गई है कि हमारे सिपाहियों के साथ यहाँ पर इस तरीके के हादसे पेश आने लगे और एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे ना सिर्फ मोरल डाउन होता है उन सिपाहियों का जो इसकी जद में आ गए, बल्कि पूरा मुल्क आज आह आह कर रहा है, रो रहा है। हम लोगों की संवेदनाएं पूरी तरीके से हमारे मुल्क के सिपाहियों, सीआरपीएफ के जवानों के नदीम साथ जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि अगर बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर एक उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उसके लिए अलग पैकेज दिया जाता है और इसी का फायदा
पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए करती हैं, ना कि इस पूरे मसले का हल निकालने के लिए। क्या कहेंगे इस पर आप? जी हाँ, धारा 370 जो है कहीं ना कहीं उसने हमें कमज़ोर तो किया है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका पहुंचा है जो कि पॉलिटिकली गेन करना चाह रहे थे या इसे पॉलिटिक्स में अपनी इस्तेमाल करके एक बड़ा फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि पॉलिटिकल विल की इस मसले को लेकर, देखिए मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, आज़ादी के बाद से मसला शुरू होता है और अब मैं मैच्योर हो गया हूँ। ये एक इतना बड़ा मसला है कि इसमें रोज़ बरोज़ बजाय कमी आए बढ़ोतरी होती रहती है और कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिससे ना तो मैं ही सुनना चाहता हूं ना कोई भी हिंदुस्तानी सुनना चाहेगा। तो पॉलिटिकल विल की एक कमी रही और ये धारा 370 जो है इसका बेजा फायदा उन लोगों ने उठाया है जो कि मुल्क की सालमियत को तोड़ देना चाहते हैं और मुल्क की खुशहाली के वो लोग खिलाफ हैं और मुल्क को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली हमें इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। आज हमारे सामने एक इतनी बड़ी आपत्ति आ गई है, हम विपदा में हैं और ये एक राष्ट्रीय शोक है। हमें मिलजुल कर इसमें कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि सीधे सीधे करो या मरो वाली अब कहानी करनी चाहिए और हमें मुंह तोड़ जवाब देने की यहाँ पर जरूरत है। इसके लिए जो भी लाहे अमल तैयार हो सकता है या जो भी स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए वो बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए कि बस ये आखिर और इसके बाद ऐसा कुछ ना हो। डिनल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप मानते हैं क्या इस बात को कि धारा 370 जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया है वो आतंकवाद से लड़ने में एक बहुत बड़ा हर्डल है? डिलो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। डिलो जी, आपसे मैं सवाल कर रही हूँ कि आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज सुन रही है मुझे। जी हाँ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, धारा 370 एक विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ है, क्या आतंकवाद से लड़ने में ये एक बहुत बड़ा हर्डल है? बिल्कुल हर्डल है जी। देखो, बीजेपी ने तो प्रॉमिस भी किया था हम इसे तोड़ेंगे, पर वो जब कोलिशन की गवर्नमेंट बन गई तो उस पे वो उन्होंने बात करनी ही बंद कर दी। देखिए, ये पहले एक दिए थे जब वो स्टेट बनी थी 370 के साथ एक जो 35A की भी और धारा है कि जो वहाँ का सिटीजनशिप वाला मसला है, वो भी जब कोई लड़की वहाँ से बाहर शादी कर लेती थी उसके स्टेट सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, बाहर से करके लाते हैं तो उनके बन जाते हैं। वहाँ पे ये जब एक नेशन है तो एक लॉ क्यों नहीं है? आज हम एक लॉ की बात करते हैं, एक कानून होना चाहिए। तो जब बाकी स्टेट्स के लिए जो लॉ है तो वो यहाँ के लिए भी लॉ होना चाहिए। स्पेशल स्टेटस उनको किसी डेवलपमेंट के लिए दिया जा सकता है, ना कि ऐसा अधिकार। बहुत सारी चीजें जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती? क्या भारत का अंग नहीं है वो? क्यों हम उसको नहीं मानते? क्यों हम आज भी जो अमन सेतु से जो जाते हैं वो पाकिस्तान जाते हैं, हम वो बिना पासपोर्ट के कैसे वर्क परमिट पे कैसे चले जाते हैं? क्यों हम प्रॉपर एक कंट्री एक रूल एक लॉ क्यों नहीं मानते हैं? पॉलिटिकल विल लैकिंग है, बिल्कुल लैकिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी हम पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, इलेक्शन से पहले प्रॉमिसेस हर पार्टी के और होते हैं, इलेक्शन के बाद और होते हैं, और एक बार जब सरकार से बाहर हो जाते हैं तो फिर प्रॉमिसेस और होते हैं। तो एक कंटिन्यूटी इन पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2-3 सरकारें रही हैं, जो भी सेंटर में सरकार होती है उनके सहयोग से वो सरकार बना लेते हैं और एक ब्लैकमेलर की तरह वहां से फंड बेचने में, सारी चीजें सारी सहूलतें लेने में उसको यूज किया जाता है और वहां के हालात पे जो है बिल्कुल गौर नहीं किया जाता। वहां की जनता सफर करती है, देश की आर्मी सफर करती है, थोड़े दिन हल्ला गुल्ला होता है। यही चीजें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 2001 में किलोमीटर 213 में बीएसएफ की बस उड़ाई, 24 लोग मारे गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमने इतना हल्ला गुल्ला किया और आज हम फिर बैक टू स्क्वायर वन है, क्योंकि हम उसको भूल जाते हैं और हम उसमें हमारी जो पॉलिटिकल सोच रह जाती है, निंदा, घोर निंदा और कड़ी निंदा, इन्हीं शब्दों पे रह जाते हैं। कंक्रीट एक्शन होता नहीं है। फौज को हम कुछ करने नहीं देते और हाथ बांध के रखते हैं। जब भी कोई चीज वहां पे होती है तो उसकी हम इंक्वायरी करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं और हम ये बड़े प्राउडली स्टेजों पे कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में फौज ने पहली बार माफी मांगी। तो जब हम फौज को काम करने दीजिए, उनको करने दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक करने दीजिए जो करना है। और प्लीज आप इन सर्जिकल स्ट्राइकों को पॉलिटिकल स्टेजों में ना ले जाइए, वहां मत ले जाइए और वहां मत बोलिए। उसका पॉलिटिकल फायदा उठाना बंद करें, क्योंकि जब आप पूरे ऑपरेशन की एक एक डिटेल
पॉलिटिकल स्टेजों पे बताते हो, कैमरों में बताते हो, स्टूडियोज में बताते हो, तो अगला ऑपरेशन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगला ऑपरेशन करने वाले की जिंदगी आप रिस्क में डाल रहे हो, जो अपनी रिस्क करेगा। ना तो ये पहला सर्जिकल ऑपरेशन था, ना ही लास्ट होगा। तो सेना को अपना काम करने दीजिए और उसको पॉलिटिक्स से दूर रखिए, क्योंकि जब आप उनकी छोटी छोटी चीज को, जीत को तो आप बड़ी मानते हो, अपनी सफलता मानते हो, तो जब ऐसा एक्शन होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी भी तो आप लीजिए ना। जी नदीम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं भाई साहब की बात को बागौर सुन रहा था और मैं खुद भी यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो है सेना को पूरी तरह से खुली छूट देनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका है। दिन ब दिन इन लोगों के जुल्म और सितम बढ़ रहे हैं, मुल्क का नुकसान होता है, मोरल डाउन होता है हमारी फौज का। उसे खुली छूट दे देनी चाहिए और उससे कहना चाहिए कि आप जो बेहतर समझे, जिस तरीके से बेहतर समझें उस तरीके से कीजिए। हमें और कैजुअलिटी अब नहीं चाहिए, हमें मुल्क का सत्यानाश होते हुए अब नहीं देखना है। और बार बार जो है बैठक पटल ये सब, अब ये बहुत कुछ हो चुका है। बस अब ये मामला जो है ये निबट जाना चाहिए। ये जैसे भी हो इसे निपटाइए। जी वत्स जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप सेना से रिटायर्ड हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, अब आप बीजेपी से सांसद हैं। आपने सेना को भी देखा है किस तरह से लड़ती है, किन सर्कमस्टांसेस में लड़ती है, अपनी जान जोखिम में डाल के लड़ते हैं जवान। और आप अब एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आरोप ये लग रहा है, जिस तरीके से ढिल्लो साहब ने भी कहा कि पॉलिटिकल विल की कमी है। बीजेपी ने कहा था धारा 370 हटा देंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, ऐसा स्टेप उठाया जाएगा। लेकिन पार्टी ने चुनाव से पहले कुछ और वादे किए थे और चुनाव के बाद वो पूरे नहीं किए। और धारा 370 जो है एक बहुत बड़ा हर्डल है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल रजामंद हूं कि धारा 370 आतंकवाद से लड़ने के लिए एक हर्डल है और सारे देश भर के लोगों को कम से कम जम्मू कश्मीर में सेटल होने की इजाज़त होनी चाहिए। ये ही नहीं, जो साबिका फौजी हैं, जो लड़ने वाले फौजी हैं, उनको खासकर वहाँ बसाया जाए कंटोनमेंट्स के पास। जहाँ तक सवाल है कि बीजेपी ने वादा किया था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? पॉलिटिकल प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं और वो एक के बाद एक कि ये मैं इस घड़ी में ब्लेम तो दूसरी पार्टियों को नहीं करना चाहूँगा, मगर जिन्होंने धारा 370 लगाई, जिन्होंने कश्मीर का मुद्दा लेके चले गए यूएनओ में, जिन्होंने तिब्बत को चाइना को दे दिया, ये एक बहुत पुराना मुद्दा है और उसको बार बार उभर के आ रही है ये प्रॉब्लम। सेना को जो अख्तियारात दिए हैं, आज कल अपने प्रधानमंत्री जी ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और सेना को पूरे अख्तियार हैं कि वो सिचुएशन देख के अपने विवेक से कार्रवाई करें। दूसरी बात, कश्मीर की पूरी जनता इसमें मुनव्वज नहीं है। 95% लोग तो देशभक्त हैं, हमारे साथ हैं, मगर जो 5% लोग हैं उनको खासकर पकड़ लिया जिनको जाता है, वो कानूनी प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, उनको सख्त सजाएं दी जानी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि फौजी कानून के तहत उनका समरी डिस्पोजल कर देना चाहिए। और जो कोलेटरल डैमेज कई दफ़ा होती है उसमें फौजियों पे FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी हर्डल्स हैं, इनको मैं कहूँगा पूरा देश शामिल होके, हम तो तैयार हैं, अपोजिशन शामिल हो 370 धारा को स्क्रैप करने के लिए। ये तो हमारा एक चुनावी मुद्दा था और मुद्दा रहेगा। हम कहते हैं कि कश्मीर का पूरी तरह से इंटेग्रेशन हो। और मैं बाकी जो स्पीकर हैं उनसे रजामंद हूँ कि पूरे देश से कश्मीर अलग क्यों। मैं तो कश्मीर में रहा हूँ, अब मेरे बच्चे जो फौज में हैं, 4 बच्चे वहाँ अब भी बरसरे जंग हैं। तो ये खासकर फौजियों को संवेदना है कि कश्मीर अलग क्यों, हमें वहाँ बसने की इजाज़त क्यों नहीं, हमें वहाँ कारोबार करने की इजाज़त क्यों नहीं। और मैं पूरी तरह से, बल्कि मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको उन्होंने पंजाबी फौजियों को बसा के वहाँ की पॉपुलेशन में मिल गए हैं। इसी तरह तिब्बत में हैन चाइनीज तिब्बत चाइना ने बसा दिए हैं और उसको भी इंटीग्रेट करने की पूरी कोशिश है। तो हम भी इस नेशनल इंटीग्रेशन में कश्मीर को प्रायोरिटी मुद्दा लेके इस काम में सारा मुल्क मिलके आगे बढ़े, यही मेरी ओपिनियन है। क्योंकि धारा 370 असल में एक अड़चन है कश्मीर को पूरी तरह से इंटीग्रेट करने के लिए।
मेन स्ट्रीम में, नेशनल मेन स्ट्रीम में। जी अवध जी, जो ये कल हमला हुआ है, सरकार का आगे क्या स्टैंड रहेगा? हालांकि प्रधानमंत्री ने बोला है कि उन्होंने पूरी छूट जो है सेना को दे दी है, वो अपने विवेक के हिसाब से जो है वो जवाब दे सकते हैं, मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ भी पाकिस्तान ने दिया उसे ब्याज समेत जो है, सूद समेत लौटाया जाएगा। तो सरकार का आगे क्या कदम होगा? मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से वापस लेने की बात वित्त मंत्री ने कही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, ये वार अब एक टोटल लड़ना पड़ेगा, हर एक फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक फ्रंट पे हमने एक्शन लिया है, पाकिस्तान को आइसोलेट भी किया है। वो भीख का कटोरा लेके दर दर घूम रहा है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमिक हालत बहुत ही खराब है। दूसरा, पाकिस्तान की जो जनता है उसको भी, जो मेन एक्टर है ISI, जो मेन एक्टर है पाकिस्तानी सेना, उससे आइसोलेट करना पड़ेगा। कि यहाँ पे इमरान खान के पुतले फूके जा रहे हैं, उसका तो काम सिर्फ पुतले फुकवाना है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। जो मेन एक्टर्स हैं बिहाइंड दी सीन, वो पाकिस्तानी सेना और खासकर ISI है। ये जो पाकिस्तान में अमन पसंद लोग हैं, जैसे भारत जो करेगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि वहां के लोग, जो अमन पसंद लोग हैं, बलूचिस्तान में, वजीरिस्तान में, सिंध में, जो पंजाबी ऑपरेशन के खिलाफ बार बार उन्होंने सर उठाया है और उनको कुचल दिया गया है, उनको जरूर मदद मिलनी चाहिए भारत की तरफ से, जो हुर्रियत पसंद पाकिस्तान में लोग हैं। बाकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की बात चल रही थी, कि ये पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, इंटरनेशनली आइसोलेट किया जाए। उसके अंदर जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग भारत से वो चाहते हैं कि भारत से अच्छे संबंध कायम हों, उनको सेना के खिलाफ खड़ा किया जाए और पाकिस्तानी सेना और ISI को पूरी तरह आइसोलेट किया जाए पूरे बर्रे सगीर में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में। और हम टोटल जो भारत के अपोजिशन पार्टी और पार्टी इन पावर, वो एक होके ये जो पूरी इंसर्जेंसी है इसका मुकाबला करें। मुल्क को घबराने की जरूरत नहीं है। इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बॉम्बे में हुआ, दिल्ली में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पहले भी उड़ी में हमला हुआ, उसका जवाब भी दिया जा रहा है और जवाब देने में पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया गया है। साथ में अफगानिस्तान से भी उसके ताल्लुकात को सारा जहान जानता है, उधर से ईरान से उनके जो ताल्लुकात हैं। तो इस आइसोलेशन में ये डेस्परेट एक्ट पाकिस्तान दोबारा भी कर सकता है, तिबारा भी कर सकता है। मुल्क को घबराने की जरूरत नहीं जी। वो पूरी तरह मुत्तहद होके इसका मुकाबला करें और आखिरी फतह हमारी होगी। हम एक बड़ा मुल्क हैं, हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी है, हम 132 करोड़ लोग हैं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को साम दाम दंड भेद से जवाब देने की ज्यादा जरूरत है। यानी हर तरीके से पाकिस्तान को घेरा जाए और उसे जवाब दिया जाए जो भी उसने किया है। नदीम जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल विल की, कि पॉलिटिकल विल कम रही है, और साथ ही साथ यहां पे वत्स जी ने एक मुद्दा उठाया है, बलूचिस्तान सिंध का एक मुद्दा उठाया है कि पाकिस्तान को किस तरीके से घेरा जाता है। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, लेकिन दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त जरूर बन सकता है। तो बलूचिस्तान के लिए भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं और स्ट्रांग होनी चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर काफी एक्टिविस्ट की अगर बात करें, पिछले 6 सालों में 1000 एक्टिविस्ट मारे गए हैं। वहां पर बलूचिस्तान के लोग परेशान हैं, वो खुद को पाकिस्तान से अलग बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि बहुत बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है उनकी बलूचिस्तान से चलती है। गैस सप्लाई की वजह से 32% जो है गैस सप्लाई पाकिस्तान में होती है। तो पाकिस्तान की मजबूरी बलूचिस्तान है, लेकिन बलूचिस्तान खुद इतना उकता गया है, तो भारत को ऐसे में बलूचिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हालांकि अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में ये बात कही थी। अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनका भी बयान आया है, गनी जी का, उन्होंने भी ये बात उठाई है अपने ट्वीट के अंदर। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि बलूचिस्तान का जो मसला है वो सांस्कृतिक रूप से जो है वो पाकिस्तान की जो दूसरी सिस्टम है उससे बिल्कुल अलग है, और वहाँ पर हमेशा से आवाज़ें उठती रही हैं। वो लोग वहाँ पर रहना नहीं चाहते, उनसे अलहदगी चाहते हैं, लेकिन
क्या किया जाए कि वो इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा मजबूत इलाका है कि पाकिस्तान उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता है या नहीं चाहता है कि वहाँ पर कुछ इस तरीके के मामला हो कि जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भीख का कटोरा, तो हालांकि उन्हें मांग लेकर घूमना पड़ रहा है और जगह जगह खलीजी ममालिक में और इस्लामी ममालिक में वो बार बार पहुंच जाते हैं कि हमें कुछ दीजिए, हमें कुछ दीजिए। तब भी वो ये चाहते हैं कि ये एक बहुत ही उपजाऊ और जरखेज़ ज़मीन है, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा, तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, उसे नहीं छोड़ना चाहता है पाकिस्तान। दूसरी बात, मैं पाकिस्तान की अमन पसंद आवाम से ये गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा और अपील करूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपने ISI के ख़िलाफ़, अपनी उन सैनिक शासकों के खिलाफ जो कि ज़बरदस्ती हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, अमन नहीं चाहते हैं और आपके मुल्क का पैसा और हमारे मुल्क का पैसा ना जाने क्यों बर्बाद कर रहे हैं, इंसानी जानों का ज़या हो रहा है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप दबाव बनाएं। यहाँ पर हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के ऊपर हम अटैक करें या हमारी ऐसी नियति होती है, लेकिन आप लोग हमें मजबूर कर रहे हैं और अब बात जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। इस तरह के हमले हिंदुस्तानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी अमन पसंद दोस्तों से, पाकिस्तान के लोगों से ये गुजारिश है, प्लीज़ आप वहाँ पर मुजाहिरे कीजिए। आज जुमे का दिन था, वहाँ पर कुछ तंजीमों को आगे आ जाना चाहिए था और मसाजिद के बाहर जो है वो मुजाहिरे करने चाहिए थे कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम लोग बदनाम हो रहे हैं दुनिया भर में, हम लोगों की शिनाख्त जो है बुरे लोगों में हो रही है, इंटरनेशनली हमें बुरी नज़रों से देखा जाता है। पाकिस्तानी होना आजकल ऐसा हो गया है कि जैसे सारे का सारा पाकिस्तान जो है वो खुदा न खासा टेररिस्ट हो रहा है। अभी सर ने बताया, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने, कि 95% लोग जो है वो अमन चाहते हैं, वो नेकी के ख्वाह हैं, लेकिन ये चंद मफाद परस्त लोग हैं जो कि अपने आप को एस्टैब्लिश्ड हमेशा रखना चाहते हैं पाकिस्तान में, ISI के नाम पर, फौज के नाम पर, डिप्लोमेसी के नाम पर, वो ये सब चीजें हरकतें करते हैं और भोले भाले नौजवानों से ये सारे काम करवा रहे हैं। और हद तो अब यहाँ तक आ चुकी है कि हमारे लोगों को हमारे खिलाफ वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खुदारा मैं आप तमाम लोगों से, अमन पसंद लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप किसी के बहकावे में ना आए और अमन का साथ दें और एक जिंदा कौम बनकर आप इस बात का सबूत दें कि हम लोग बहुत अच्छे हैं और हमें अच्छा बनकर देना है। इस्लाम भी आपसे यही कहता है, एक भी मासूम का अगर कत्ल होता है इस्लाम की नजर में तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। आप उस इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, तो प्लीज आप जो है अपनी पहचान, अपनी शनाख्त को वाजे रखें और कुछ भी ऐसा अगर होता है तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ऐसा करने से उन लोगों को रोकें। यहाँ पर ढिल्लो जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, अब तो लड़ाई हो ही जाए, ये पूरे देश के अंदर गुस्सा है। क्या युद्ध हो सकता है? अगर होगा तो क्या सिनेरियो रहेगा और किन सिनेरियो के अंदर इस युद्ध को टाला जा सकता है? देखिए, हालात युद्ध वाले नहीं है। कंट्री में जो भी ऐसे विचारों से एकदम कि हम युद्ध कर लेंगे, युद्ध के लिए प्रेपरेशन चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है और एक लंबे समय से ट्रेनिंग और रिहर्सल जो है उसके लिए सारी प्रेपरेशन करें। तो युद्ध का ना तो माहौल है, ना कोई युद्ध की आशंका है, तो युद्ध वाली बात हमें मन से निकाल देनी चाहिए। ये एक टेररिज्म की बात है जिसको हम बखूबी हैंडल कर सकते हैं अगर हमारे पास पॉलिटिकल विल हो। देखिए, दो बातें साथ साथ, अमन की आशा और अमन के गीत जो गाने हैं, सरहदों पे जाके मोमबत्तियां जलानी है वो, और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता। अब बड़े दुख की बात है कि कई बार हमारी आर्मी की जो कैजुअलिटीज आती हैं, बॉडीज जा रही हैं और साथ में उसको ओवरटेक करती हुई एक पाकिस्तान की बस जा रही है जिसको पंजाब की पुलिस की जिप्सी आगे पीछे स्कॉट दे रही है, उसके बाद हरियाणा की दे रही है, दिल्ली की दे रही है, 10 सवारियां नहीं होती उसमें। उनको हम स्कॉट दे के किस लिए वो बस चला रहे हैं? हम किन लोगों को खुश कर रहे हैं? किसको दिखाना है हमने? 10 से ज्यादा उसमें पैसेंजर नहीं होते एवरेज, देखिए, और कितना उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, रास्ते रोके जाते हैं टूं टूं करके, सारा जो उसके आगे पीछे अमृतसर से लेकर दिल्ली तक सिक्योरिटी, वापस सिक्योरिटी, ये हम किस का दिखावा कर रहे हैं? क्या हमें रेसिप्रोकेट वहां से कर रहे हैं? आना है जिसने खुद पासपोर्ट ले और खुद दिल्ली आए, अपना वीजा ले, अपना जहां मर्जी जाए, हम उनको क्यों इतना भाव दे रहे हैं कि आइए हम आपको पूरी स्कॉट देते हैं, वो देते हैं, जबकि हमारे जवानों के साथ क्या हो रहा है? हमारे जो वहां जाते हैं, वहां से जथे जाते हैं पंजाब से, उनके साथ हमारे जो वहां पे कमिश्नर है, काउंसलर है, उनको मिलने तक नहीं दिया जाता। उनको आइसोलेट करके वहां पे जो खालिस्तानी पक्ष लोग हैं उनको मिलाया जाता है, वहां पे पोस्टर बांटे जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करिए। तो क्या हमें ये नजर नहीं आता?
हमें भी देखना चाहिए कि जब हमारे लोग वहां धार्मिक जते जाते हैं तो क्या उन्हें वो धार्मिक रहने दिया जाता है? उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी जाती है और हम उनको रेड कारपेट बिछाते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। किस लिए? क्या ट्रेड कर रहे हैं हम उनसे? हम क्या वो दूसरों से किसी से खरीद नहीं कर सकते? बदले में पाकिस्तान क्या ट्रेड कर रहे हैं हमसे? क्या कभी पाकिस्तान ने कंसिडर भी किया भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा देने के लिए? फिर हम क्यों लोक दिखावे में पड़े हैं? एक फेस पॉलिटिकली हम सॉफ्ट स्टेट का दिखाना चाहते हैं, हमें वो बंद करना होगा। पॉलिटिकल बिल दिखानी होगी, आर्मी को काम करने देना होगा और उनको अपनी स्टाइल से करने देना होगा। अभी आप देखिए कश्मीर में 8000 पत्थरबाजों के केस विड्रॉ कर लिए महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट ने। अगर केस विड्रॉ करेंगे तो अब उनका हौसले और बढ़ेंगे और लोग आएंगे। ये कौन सा कंट्री है जिसमें अपनी आर्मी के ऊपर पत्थर मारने वालों को बाइज्जत छोड़ दिया जाता है और आर्मी घबराती है, उनके ऊपर वापस फायर करने का हुक्म नहीं है, क्योंकि फायर करने से अगर कोई मारा गया तो वापस आर्मी के ऊपर केस हो जाता है, FIR हो जाती है। कौन सा कंट्री ये परमिट करता है? कौन सी आर्मी ये परमिट करती है? तो एक सॉफ्ट स्टेट का मुखौटा उतारना होगा और स्ट्रिक्ट हमें अपना एक चेहरा दिखाना होगा कि अगर ऐसी हिमाकत होती है तो जवाब मिलेगा। और वो जवाब हम जो देंगे, जो हमारी सेना देगी, उसको पॉलिटिकल स्टेजों पे डिस्कशन बंद करनी होगी, टीवी स्टूडियो में डिस्कशन बंद करनी होगी कि सेना ने क्या जवाब दिया, ताकि जब जब जरूरत पड़े सेना जवाब देते रहे और सेना को इस तरह टारगेट भी ना कर सके, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, अगले ऑपरेशन करने मुश्किल ना हो। जी नदीम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमने हमेशा बड़े भाई का रोल निभाया है और छोटे भाई का भी काम यह है कि वो हमें इज्जत दे, लेकिन हमें हमेशा मायूसी हाथ लगी है। हमारे साथ हमेशा विश्वासघात हुआ है और धोखा मिला है हमें, और अब नौबत यह आ गई है कि हमारे चलते हुए सैनिकों के ऊपर पर बात कर रहे हैं, देश की जनता कह रही है कि अब मुंहतोड़ जवाब दे, युद्ध का वक्त आ गया है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने तो हालांकि पल्ला झाड़ लिया है इस पूरी वारदात के बाद से अपना। उनका कहना है कि उनका कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो अपने यहाँ पर तमाम जिस तरीके से टेररिस्ट को पनाह दिए हुए है, ये सीधा सीधा उसी का हाथ है। तो अब स्थिति क्या है? क्या युद्ध हो सकता है या नहीं हो सकता? मैं ये कहूंगा कि युद्ध चल रहा है जी। अब युद्ध ने अपना स्वरूप बदल दिया है, खासकर जब तीनों राइवल्स पाकिस्तान, चाइना और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो फुल फ्लेज्ड वार तो होना पॉसिबल नहीं है। तीनों के लिए ही लड़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो युद्ध इसी फॉर्म में चल रहा है कि ये इंसिडेंट्स कराते रहेंगे। वो 1000 वुंड्स की 1000 कट्स की थ्योरी में कहते हैं हम 1000 साल तक लड़ते रहेंगे और हम उनको 1000 साल तक कुचलते रहेंगे। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें इंसर्जेंसीज खड़ी होती हैं और वो दब जाती हैं, जनसंख्या के बोझ के नीचे कुचली जाती हैं, हमारी विल पावर के नीचे कुचली जाती हैं। पॉलिटिकल विल यही है कि दुश्मन को आइसोलेट करें इंटरनेशनली, उसको इकोनॉमिकली वीक करें, पूरा देश मुत्तहद होके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़ा हो और पॉलिटिक्स और सेना के कार्यों को अलग करें, उनको मिक्सअप ना करें। ऐसे हालात में मैं ये कहूँगा कि यही युद्ध है और यही युद्ध रहेगा। इसमें मेन टारगेट जो है वो पाकिस्तानी सेना को आइसोलेट करें, पाकिस्तान को बताएं कि इसी तुम्हारी सेना ने देश को तुड़वा भी दिया है, यानी पाकिस्तान को तोड़ने में उन्हीं की सेना जो है उनका मुख्य रोल था। वहाँ डेमोक्रेसी को पनपने नहीं देती और उन्होंने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को फांसी पे भी चढ़ाया है। जब तक पाकिस्तान की अमन पसंद और जमहूरियत पसंद जनता हमारे साथ नहीं होगी, इसी तरह कश्मीर में तो ये जंग लंबी चलेगी, इलेक्शंस आते रहेंगे जाते रहेंगे, जब तक ISI और पाकिस्तानी सेना को आइसोलेट करके उन्हीं के अमन पसंद लोगों से नहीं पिटवाया जाएगा। और पाकिस्तान में जो आजादी पसंद स्ट्रैटेजी है आपके पास, तो ये अब तक अमल में क्यों नहीं लाई गई? क्यों आइसोलेट नहीं किया गया? क्या वजह रही कि अगर जो कुछ कदम भारत उठा सकता है, आपने कहा कि भारत पाकिस्तान जो है
दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इसीलिए युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होती। भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत संयमित है कि भारत कम से कम वह सिचुएशन में इस्तेमाल करेगा अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है तो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर संयम की बेहद कमी है। और अगर बात करते हैं हम इंटरनेशनल लेवल की, कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के इस चेहरे को कई बार, एक बार नहीं कई बार उठाया गया है, कई बार दिखाया गया है, लेकिन यहां पर हमने पहले भी एक बार चर्चा की है वत्स साहब जी की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आतंकवाद की परिभाषा ही अब तक क्लियर नहीं है। आप बीबीसी अभी उठाकर देखिए, बीबीसी में लिखा गया है सुसाइड बॉम्बर, उसे टेररिस्ट नहीं कहा जाता। गनमैन ने फायरिंग की, उसे गनमैन कहा जाता है, लेकिन उसे टेररिस्ट नहीं कहा जाता। आतंकवाद का चेहरा या आतंकवाद की डेफिनेशन इंटरनेशनल लेवल पर ही क्लियर नहीं है। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि भारत के सामने पाकिस्तान के इस चेहरे को लाने में और लड़ने में, दोनों में समस्या आती है? देखो, हमारे को आज इजराइल ने सपोर्ट किया है, रशिया ने सपोर्ट किया है, अमेरिका ने सपोर्ट किया है, बाकी ममालिक ने सपोर्ट किया है और पाकिस्तान की आइसोलेशन हुई है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान आर्मी का और आईएसआई का एक डेस्परेट एक्शन है। डेस्परेट इन द सेंस, जब उनकी अहमियत, अगर दोनों मुल्कों के बीच में अमन के रिश्ते कायम होते हैं, व्यापार कायम होता है, लोगों का मिलना जुलना कायम होता है एक दूसरे से, तो सबसे बड़ा पाकिस्तान पे क्वेश्चन मार्क आता है कि पाकिस्तान किस लिए बनाया गया, कि पाकिस्तान के लोगों को कुचलने के लिए बनाया गया या उनके बुनियादी हकूक को बर्बाद करने के लिए बनाया गया। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि वार, जैसे कर्नल ढिल्लों कह रहे थे कि वार इस मौके पे, इस सिचुएशन में एटमी ताकतों के बीच फुल फ्लेज्ड वार पॉसिबल नहीं है, वो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। और वार इसी फॉर्म में है जो चल रहा है कि इंसर्जेंसी, और यही वार रहेगा। उसमें दुश्मन के वीक पॉइंट्स बताए एंड ओवरऑल स्ट्रेटजी भी किसी भी मुल्क की यही रहेगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, उसको इकोनॉमिकली तोड़ा जाए, उसमें जो असली कल्प्रिट है उस पर सबका टारगेट फिक्स हो और जनता को समझाया जाए, मास ओपिनियन अपनी फेवर में हो, और जो शहीद होते हैं उन शहीदों का पूरा एक और जो है खबर आ रही है, पुंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है, उल्लंघन किया है सीज फायर का, अभी की बड़ी खबर आ रही है। और बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने गोलीबारी की है रिहायशी इलाकों में, और पुंछ के अंदर उन्होंने गोलीबारी की है। पुंछ के खारी करमारा में ये गोलीबारी की गई है, सीज फायर का उल्लंघन किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यानी कि पाकिस्तान अपनी किसी भी हरकत से बाज आने वाला नहीं है, मुंहतोड़ जवाब देने की पाकिस्तान को जरूरत है। युद्ध भले ही ना हो, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जरूर की जाए ताकि पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने जरूर लगाई जाए। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल के इस आतंकवादी हमले से अपना पल्ला झाड़ा था कि उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, उसके बाद आज पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया है। पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की है, रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की गई है। यानी जो मासूम लोग रहते हैं, जिनका कोई इस पूरे युद्ध से, दोनों सेनाओं से कोई लेना देना नहीं है, उन रिहायशी इलाकों में मासूम लोगों के ऊपर फायरिंग की गई है। पुंछ के खारी करमारा में ये गोलीबारी की खबर आई है। तो कुल मिला के पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी MH1 न्यूज से जुड़ने के लिए, और हमारी इस विशेष चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।